हाय गाइस, एसबीआई क्लर्क का आपका नोटिफिकेशन आ गया है। आपका जो प्रीलिम्स एक्सपेक्टेड है वो 5 जनवरी को एक्सपेक्टेड है। मेंस आपका 18 फरवरी को एक्सपेक्टेड है। तो मैंने आपको एक्सपेक्टेड डेट्स बता दी हैं। अब आप देख लो कि आपके पास कितना टाइम बाकी है। इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि क्या आपको गलतियां नहीं करनी है, क्योंकि ये इस साल का आखिरी एग्जाम आप मान के चल रहे हो। जो अच्छा आखिरी रेप्यूटेड आपको एक जॉब मिल जाएगी जिससे आपका करियर ओवरऑल सेट हो सकता है। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये आखिरी एग्जाम है इस साल का। तो यही वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या आपको गलतियां नहीं करनी है। टू डू लिस्ट जो आप लोग बोल रहे हो कि एक डिटेल टू डू लिस्ट दे दो, तो वो मैं आपको कल या परसों तक मैक्सिमम प्रोवाइड कर दूंगी। एक डिटेल टू डू लिस्ट प्री प्लस मेंस के लिए इस वीडियो में मैं आपको ओवरऑल बताने वाली हूँ क्या मिस्टेक्स आपको अवॉइड करना है। एंड यस, आप लोग मुझसे पूछते हो जनरली कि मेरा प्री और मेंस में कितने मार्क्स थे और कैसा था। तो मेंस का तो मैंने अपना फाइनल स्कोर कार्ड शेयर किया हुआ है, तो वो आप देख सकते हो मेरे चैनल में। और मेंस के मैंने अपने अटेम्प्ट्स भी शेयर किए थे। प्रीलिम्स में मैंने अटेम्प्ट किए थे 93 क्वेश्चंस आउट ऑफ 100 और मेरे जो मार्क्स आए थे 89.75 समथिंग आए थे। नॉर्मलाइज होता है क्योंकि कई सारी शिफ्ट होती हैं, लेकिन मेरे स्टेट की, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, मैंने छत्तीसगढ़ से ही फॉर्म फिल किया था, तो मेरे स्टेट की जो कट ऑफ गई थी 77-78 अराउंड शायद गई थी। प्रीलिम्स में काफी कम गई थी और मेंस में भी इतनी ही कट ऑफ गई थी। और मेंस में जो मैंने अटेम्प्ट किए थे 105 नंबर के आसपास अटेम्प्ट किए थे। मेरे मार्क्स जो थे 85-86 अराउंड थे। लास्ट ईयर का पेपर काफी टफ था एसबीआई क्लर्क का। अदरवाइज उसके पहले साल तक तो काफी ज्यादा 120-130 नंबर के भी बच्चे अटेम्प्ट करके आते थे। आप लोग बार बार पूछ रहे हो, मैंने आपको क्लियर किया था, फिर भी कई तरह के डाउट्स आ रहे हैं फॉर्म फिल करने को लेकर। वो ये है कि जहां दूसरे स्टेट में ज्यादा वैकेंसी है, आप वहां से फॉर्म फिल करना चाह रहे हो तो आप डेफिनेटली वहां से फिल कर सकते हो, लेकिन आपको एलपीटी को लाइटली नहीं लेना है। उस स्टेट का जो भी लैंग्वेज मेंशन्ड है फॉर्म में वो लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। हिंदी है तब तो ठीक है, एलपीटी बहुत टफ नहीं होता है, लेकिन जो बेसिक एलपीटी होती है वो क्लियर बहुत से बच्चे नहीं कर पाते हैं अगर भर दिए फॉर्म तो। और एलपीटी में अगर आप फेल हो गए एक बार तो आई एम नॉट श्योर, बट एक बार फेल होने पे आपको शायद 6 मंथ का टाइम पीरियड मिलता है कि 6 महीने तक आप पढ़ के वापस से दे दो। लेकिन अगर उसके बाद भी आप फेल हो गए तो फिर वो जॉब आपके हाथ से चली जाएगी। स्टेट, कोई भी स्टेट से फिल करो फॉर्म, लेकिन आपको सेंटर आपके अपने स्टेट में मिल जाएगा। एसबीआई क्लर्क में आपको सेंटर अपनी जगह पे मिल जाता है, भले आप एग्जाम दूसरी जगह से क्यों ना फिल करो। राइट, आई होप मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए। हाँ, एक और आ रहा था कि एलपीटी को लेकर अगर 10th में पढ़े हैं या 12th में पढ़े हैं तो आपका एलपीटी नहीं होगा। वो सब्जेक्ट या वो लैंग्वेज जो आपको बोला गया उस स्टेट का, वो लैंग्वेज अगर आपने 10th में पढ़ा है या फिर 12th में पढ़ा है, दोनों में से किसी एक साल भी पढ़ा है तो आपका काम चल जाएगा, आपका एलपीटी नहीं होगा। आपके रिजल्ट में वो सब्जेक्ट है, आपके रिजल्ट में दिख रहा है 10th या 12th के में। तो बस सबसे पहले तो अगर आप एसबीआई क्लर्क का प्रिपरेशन चालू कर रहे हो, आपको एक मॉक से स्टार्ट करना चाहिए। मॉक दे दो तो आपको पता चलेगा आपकी परफॉर्मेंस क्या रही। मैं आपको फ्री मॉक का लिंक दे रही हूँ। प्रैक्टिस मॉक का मॉक है, मैंने लास्ट ईयर पूरा प्रैक्टिस मॉक ही यूज किया है। और मैं एक चीज प्रैक्टिस मॉक की जो सबसे अच्छी लगती है मुझे, उसमें मिनी मॉक्स जो होते हैं एकदम छोटे छोटे से, वो एक सेक्शनल मॉक की तरह आप ले लो उसको, मिनी मॉक्स होते हैं। और जो क्विजेस होते हैं 10-10 मिनट के, वो काफी ज्यादा हेल्प करते हैं आपको चीजें इंप्रूव करने के लिए। तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो वो एक काफी अच्छा चीज है। जो नहीं परचेज कर रहा है वो भी जाके उसे अच्छे से यूज कर सकते हो। उसमें काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे और टाइमर के साथ चीजें मिलेंगी, तो वो बेस्ट है। बाकी एक फ्री मॉक का लिंक जो मैं दे रही हूँ उसका आप अटेम्प्ट करके उसके स्कोर्स, उसमें सब्जेक्ट वाइज क्या परसेंटाइल आ रहा है वो भी देखना। ओवरऑल परसेंटाइल नोटिस करोगे, रैंक, सारी चीजें आप ध्यान दोगे तो आपको पता चलेगा अभी आप कहां लाई कर रहे हो। तो वो मॉक प्लीज डेफिनेटली लगा लेना। सबसे पहला पॉइंट कि आपकी स्ट्रैटेजी ओवरऑल क्या होनी चाहिए, मैंने आपको अपने पहले भी किसी वीडियो में बताया था, अभी फिर से अच्छे से बता देती हूँ। कि जो पहला स्टेप होना चाहिए कि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर लो, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, हर एक टॉपिक के काफी सारे क्वेश्चंस बना लो, हर तरह के क्वेश्चन से फेमिलियर हो जाओ। फिर आप प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपरेशन चालू करते हो। आप प्रीलिम्स के मॉक, प्रीलिम्स सेक्शनल मॉक, ये सारी चीजें लगा लगा के अपना प्री इंप्रूव करने की कोशिश करते हो। जब आप प्री में 70-80 परसेंटाइल में पहुंच जाते हो, तब उसके बाद आपको लगता है कि अब मैं मेंस स्टार्ट कर देता हूं, क्योंकि जब आप मेंस लेवल के क्वेश्चंस बनाने लगोगे आपका माइंड में एक्सपोजर बढ़ेगा, आपके क्वेश्चंस को लेकर एक्सपोजर बढ़ेगा, और जितना ज्यादा एक्सपोजर बढ़ता जाएगा उतना ही आपकी क्लैरिटी आएगी। तो प्रीलिम्स भी समवेयर इंप्रूव होता चला जाएगा। 70-80 परसेंटाइल तक आपने प्री में स्कोर कर रहे हो, फिर आप मेंस चालू कर दो। मेंस करते करते प्री अपने आप 90-95 परसेंटाइल पे चला जाता है। और मेंस करते करते आप मेंस के क्लासेस देखो, फिर मेंस का स्ट्रैटेजी डेवलप करो। इस तरह से आपको मेंस को बिल्ड करना होता है। और मेंस की प्रैक्टिस आपको एंड तक करते रहनी होती है, जब तक आपका
सिलेक्शन नहीं हो जाता। ये होता है ओवरऑल एक जर्नी एक बैंकिंग एस्पिरेंट का, जो मैं आपको बता दी। अगर इसमें से आप कुछ भी स्किप कर गए, जैसा कि आपने कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं किया, आप सीधा प्रीलिम्स पढ़ रहे हो, या प्री में अच्छे नहीं हो, लाइक प्री में 50-60 परसेंटाइल मुश्किल से आ रहे हैं और मेंस चालू कर दिया, तो भी ये चीजें वर्क नहीं करती और जो छोटे छोटे लूप होल्स रह जाते। जीए आपको पहले दिन से स्टार्ट कर देनी है, चाहे आप प्रीलिम्स में पढ़ रहे हो, चाहे आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हुआ हो ना हुआ हो, जीए की एक क्लास आप पहले दिन से कर सकते हो। अभी आपको जीए का ये रखना है, अगर हम फरवरी में मेंस मान के चल रहे हैं, तो आपका जो जीए है जनवरी, दिसंबर, नवंबर और अक्टूबर, ये 4 महीने अगर आपने जीए अच्छे से कर लिए हैं तो जीए में काफी अच्छा स्कोर कर ले जाओगे। उससे ज्यादा आप पढ़ भी लो तब भी वो चीजें रिटेन होती नहीं है। मेरे लिए कभी हेल्पफुल नहीं रहा, मैं 4 महीने ही मुश्किल से कर पाती हूँ, उसके ऊपर 5-6 महीने तक तो मैं कभी जाती नहीं। एंड जीए को पहले दिन से करना क्यों जरूरी है? पहले दिन से करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जीए में इंटरेस्ट बिल्ड होने में भी काफी टाइम लगता है। क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, ये सब में तो फिर भी इंटरेस्ट आ जाता है पढ़ते पढ़ते, पर जीए एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मुझ जैसे एस्पिरेंट को तो जीए में काफी मतलब इंटरेस्ट लेने की जरूरत है, तब इंटरेस्ट आता है, वरना मैं तो पूरा मैं डब्बा हूँ करंट अफेयर्स के मामले में। डब्बा थी, आई मीन आई वर्कड रियली हार्ड फॉर दिस कि मैं उसको इंप्रूव कर पाऊं। सेकेंड पॉइंट हमारा ये है कि देखो, एसबीआई क्लर्क या कोई भी क्लरिकल लेवल एग्जाम जो होता है उसमें आपका कॉन्सेप्ट तो मैटर सब में करता है। आपका क्लर्क हो चाहे पीओ, कॉन्सेप्ट तो चाहिए। ज्यादा शॉर्टकट्स के ऊपर मत भागो, ठीक है? शॉर्टकट्स ही देख रहे हो, क्लासेस ही देखते जा रहे हो शॉर्टकट्स की, ये सोच के कि प्री निकल जाए। कहीं प्री निकल भी जाए तो मेंस नहीं निकल पाएगा आपके शॉर्टकट पे। टाइम बचाने के लिए, स्पीड बढ़ाने के लिए जो हम अप्रोच सीखते हैं वो छोटी छोटी अप्रोच होती है, वो शॉर्टकट नहीं होता। वो अप्रोच होती है कि किस तरह से आप फटाक से मल्टीप्लाई कर सको, किस तरह से फटाक से कैलकुलेशन कर सको। क्लरिकल लेवल में कॉन्सेप्ट के साथ साथ जो मैटर करता है वो स्पीड मैटर करता है। चाहे प्रीलिम्स हो या मेंस हो, आपकी कॉन्सेप्ट तो चाहिए पर स्पीड भी चाहिए। मेंस में भी आपको स्पीड चाहिए अगर आपका क्लर्क लेवल एग्जाम है तो। पीओ का थोड़ा अलग होता है। पीओ में आप जब मेंस देते हो तब आपको एकदम सोच सोच के क्वेश्चंस पिक करने होते हैं, लेकिन क्लर्क लेवल में मेंस ऐसा होता है कि काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं, अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस किए तो फटाफट बनाते चलो, ज्यादा सोचने का टाइम नहीं है। कॉन्सेप्ट, एक्यूरेसी एंड देन स्पीड, यही इसका सीक्वेंस होता है। पहले कॉन्सेप्ट में वर्क करना है, फिर एक्यूरेसी में वर्क करना है। सही बनाओ, उसके बाद स्पीड में जाना है कि स्पीड आए, ठीक है? स्पीड प्रैक्टिस से आती है। तीसरा पॉइंट मैं ये बताती हूँ, मैंने लास्ट ईयर का जो मेरा एक्सपीरियंस है उससे आपको बताती हूँ। मैंने इंग्लिश में जो बनाए थे, मैंने 32 क्वेश्चंस बनाए थे, 32 मार्क्स के आउट ऑफ 40, और 32 कम बनाए थे काफी, लेकिन 32 इसीलिए बनाए थे क्योंकि मेरे को सही बनाने थे, मेरे को एक्यूरेसी लूज नहीं करनी थी, तो मैंने सही बनाए थे। तो मेरे को लग रहा है 32 में आउट ऑफ 30 तो मेरे करेक्ट हुए होंगे उस टाइम पे। क्वांट में भी मैंने आउट ऑफ 50 32 मार्क्स के बनाए थे, जो उस टाइम पे काफी अच्छे अटेम्प्ट से 32। रीजनिंग जनरली जो सबका फेवरेट सब्जेक्ट होता है। रीजनिंग पिछले बार एसबीआई क्लर्क में काफी टफ आया था, 20 नंबर की रीजनिंग बनाना मुश्किल था। जीए में मैंने बनाए थे 15 to 20 मार्क्स अराउंड कहीं के बनाए थे, और जीए भी मेरी एक्यूरेसी थी नहीं पूरी, मेरे को 7-8 सही से आते थे, लेकिन 7-8 मैंने थोड़े से गेस वर्क, जहां पे आपको लगता है ना 50-50 या फिर 70-30 का रेशियो की यार 70% तो सही है, 30% श्योर नहीं हूँ बट लगा देती हूँ, सही हुआ तो एडवांटेज में रहूंगी। वो वाला जो होता है कैलकुलेटेड रिस्क जिसको बोलते हैं, उस रिस्क के थ्रू मैंने 15-16 मार्क्स के आई गेस बनाए थे, और ऐसा करके मैंने 105 के आसपास बनाया था। तो यस, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि रीजनिंग जनरली सबका फेवरेट सब्जेक्ट्स में से आता है, और रीजनिंग का पेपर पिछले बार भी वैसा था एसबीआई क्लर्क का। इस बार आईबीपीएस पीओ मेंस में रीजनिंग इतनी टफ थी कि 10-14 मैं 14 नंबर के बना के आई हूँ, और नहीं बन रहे थे लोगों से। गाइज, इट्स नॉट अपॉन यू कि आप कहां से मार्क्स निकालोगे, इट्स अपॉन द एग्जामिनर कि वो कौन सा सब्जेक्ट कैसा दे रहा है, वो कौन सा सब्जेक्ट चेक करना चाह रहा है बच्चों का, वो कहां से मार्क्स, मतलब वो कहां से चाह रहे हैं कि बच्चे अभी इसमें अच्छा पढ़ के आए। वो किसी भी तरह से चेक कर सकता है आपको। हो सकता है इस बार रीजनिंग टफ आ जाए, हो सकता है इस बार क्वांट टफ आ जाए। जो टफ आ जाए आपको वो पेपर को कामली सॉल्व करना है, कामली प्रेजेंट करना है वहां पे अपने आप को। लेकिन मैं आपको बोलना क्या चाह रही हूँ कि आपको चारों सब्जेक्ट्स में इक्वली ध्यान देना है, चारों में इक्वली ध्यान दो, इक्वली टाइम डिस्ट्रीब्यूट करना है। डेली का अगर मैं आपको बताऊं तो 2 घंटे तो इंग्लिश को देकर चलो, जिसमें से आप कोशिश करो आधा पौन घंटा आप एडिटोरियल रीड कर रहे हो, बाकी का टाइम आप सेक्शन मॉक या कहीं से प्रैक्टिस कर रहे हो। कोई कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है तो कोई क्लास देखो, इस तरह से करो। तो इंग्लिश 2 घंटा आप देके चल रहे हो। जीए को मिनिमम में 1 आवर देकर चलो, मैक्सिमम में आप 2 आवर देकर चलो। 2 घंटे जीए को दोगे, 1 घंटा आज का पढ़ो, 1 घंटा रिविजन वाला काम करो, राइट? पुराने उठा के पढ़ रहे हैं, वीकली पीडीएफ से पढ़ रहे हैं, तो वैसा जीए में करो। उसके अलावा ये करंट अफेयर्स, इंग्लिश, अब आप ये कर सकते हो, आज क्वांट कर लिया 2 घंटा, कल रीजनिंग कर लिया 2 घंटा, तो अल्टरनेट डेज में क्वांट रीजनिंग को आप एक एक दिन लेकर
लेकर चलो, 2 घंटे उसको भी मिनिमम में देने हैं, और ऐसा करके 6 घंटे की पढ़ाई आपको मिनिमम में डेली करनी है। 8 घंटे वैसे आपको पढ़ना चाहिए अब, क्योंकि अब ज्यादा टाइम बचा नहीं है, वी आर ऑलरेडी लाइक वेरी लेट। बाकी के 2 घंटे में आप मॉक लगाओ, सेक्शनल मॉक लगाओ, या जो आपका वीक सब्जेक्ट है उसकी प्रैक्टिस करो। इस तरह से डेली के आपको पूरे टाइम देने हैं। मैं भी इस बार सोच के गई थी कि रीजनिंग में मेरे मॉक्स में, IBPS PO में मेरे मार्क्स में रीजनिंग में 99.5, 99.6 ऐसे परसेंटाइल आ रहे थे। तो मैं, और मार्क्स की बात करूं तो 20, 22, 23 ऐसे नंबर आ ही रहे थे मार्क्स में। तो मैं सोच के गई थी कि IBPS PO अभी मेरा मेंस जो है, तो मैं रीजनिंग बहुत अच्छे से दे आऊंगी, 20-22 नंबर तो मिनिमम में वहां से आ जाएंगे, ऐसा मैं कैलकुलेट करके चल रही थी, बट ऐसा हुआ नहीं। वहां 14 मार्क्स की मुश्किल से बना के आई हूँ। एंड रीजनिंग के बाद मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट भी हो गई थी। नेक्स्ट सेक्शन खुला GA का, मैं डिसअपॉइंटेड थी। आई वाज लाइक फिर क्या होगा इस बार, होगा नहीं होगा, बट वो मेरे हाथ में नहीं है, होगा नहीं होगा। मैं बाकी का पूरा पेपर अच्छे से परफॉर्म करके आई हूँ, और यही अप्रोच आपको वहां रखनी है एग्जाम में कि एक सब्जेक्ट अच्छा जाए बुरा जाए डजंट मैटर, वो सेक्शन आया, वो सेक्शन खुला, वो सेक्शन खत्म हो गया, लेट इट बी, मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन और उसे अच्छे से परफॉर्म करो। जब पूरा पेपर हो जाएगा ना 2 घंटे 2.5 घंटे के बाद, तब बैठ के सोचना कि मैंने किसमें क्या किया है, उस वक्त मत सोचना, अपने माइंड को डिस्टर्ब नहीं करना है। थर्ड पॉइंट आपका है कि आपको मॉक्स लगाने हैं हफ्ते में 2, प्रीलिम्स के 2 लगा के चलो, 2 मिनिमम में लगाने हैं, और एक मेंस का भी लगा के चलो। अभी से लगा के चलो। अगर मेंस बिल्कुल ही प्रैक्टिस नहीं किया है तो रुक जाओ, थोड़ा सा पढ़ लो पहले मेंस, 1 महीने के बाद आप मेंस लगाना चालू करना। लेकिन अगर आपने मेंस पढ़ रखा है, यू नो व्हाट इज मेंस, आपको पता है कि क्या, किस तरह से वहां चीजें आती है, किस तरह से वर्क करती है, देन डेफिनेटली आपको एवरी वीकेंड, हर संडे एक मेंस का मॉक लगाना चाहिए, मॉक को एनालाइज करना चाहिए। काफी माइंड में एक्सपोजर मिलेगा, आपका प्री भी अपने आप इंप्रूव होगा। ठीक है, मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ कि आपको हर हफ्ते 2 प्री के मॉक लगाने हैं, 1 मेंस का मॉक लगाना है। लेकिन मैं आपको एक चीज और रिकमेंड कर रही हूँ कि आपको बहुत ओवर में मॉक्स नहीं लगाना है। हर हफ्ते 3, 4, 5 मॉक लगा रहे हो, ये मत करना। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता दूं कि अगर आपको अपने परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट चाहिए, आप चाहते हो कि आपका मार्क्स इंप्रूव हो, आपके परसेंटाइल इंप्रूव हो, आपका एक्यूरेसी इंप्रूव हो, स्पीड आए, तो वो चीजें मॉक से कभी नहीं आती। वो चीजें आती हैं आपके सेक्शनल मॉक से और क्विजेस से। जितने क्विजेस लगाओगे, भर भर के क्विजेस लगाओगे, हर सब्जेक्ट के, हर सेक्शन के, हर टॉपिक के, वहां से आपकी स्पीड आएगी, वहां से आपकी एक्यूरेसी आएगी, वहां से आपको इंटरेस्ट भी आता है पढ़ने में। 10-10 मिनट बहुत शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम होता है। अगर आपको इंप्रूवमेंट चाहिए, इंप्रूवमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको किस पे वर्क करना है, तो आपको वर्क करना है आपके क्विजेस में, सेक्शन वर्क में। और फिर जब आप उसमें वर्क करोगे ना, वहां पे अपनी चीजें इंप्रूव कर ली आपने, इंप्रूव करने के बाद आप जाओ और फिर मॉक लगाओ। 2 दिन आपने सेक्शन मॉक लगाया, क्विजेस लगाया, प्रैक्टिस की, फिर तीसरे दिन जाके मॉक लगाओ, एंड देखना आपका परफॉर्मेंस इंप्रूव होता आपको दिखेगा। अच्छा, एक चीज आपको और बता दूं कि SBI क्लर्क है, तो इसमें आपका सेक्शनल कट ऑफ नहीं जाता है, आपका ओवरऑल एक कट ऑफ जाता है। तो ये काफी एक अच्छा पॉइंट है। अगर आप किसी सेक्शन में काफी, मतलब आपको लग रहा है कि उस टाइम पीरियड में अगर आपको लग रहा है कि आप GA में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, 4, 5, 6 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं आते, तो मैं बोलूंगी कि आप उतने 4, 5, 6 ही टिक करो और आगे बढ़ो। अपनी एक्यूरेसी मत बिगाड़ना बहुत सारा टिक करके। सेक्शनल कट ऑफ जाता नहीं है। अगर आप उस सब्जेक्ट में उतने ही अटेम्प्ट कर रहे हो, दूसरे सब्जेक्ट में आपने अच्छे से परफॉर्म कर लिया, अपने कामनेस को मेंटेन करके, आप जीत जाओगे। पिछले साल का जो पॉइंट है, जितना मुझे याद है, जितनी DIs आती हैं वो लॉजिकल बेस पे ज्यादा आती हैं, मेल फीमेल के ऊपर एवरेज दे देगा। DI उस तरह की आती है, 2-3 DI आपको मिल जाएगी, नंबर सीरीज आपको मिल जाएगी, और आपको मिल जाएगा केसलेट भी लास्ट ईयर जो था, तो वो केसलेट भी नॉर्मल लॉजिक बेस पे था। तो ये बोलना चाह रही हूँ कि ये क्लर्क का एग्जाम है, इसमें हर चीज अरिथमेटिक बेस्ड हो, क्वांट में ये जरूरी नहीं है। अगर आपका अरिथमेटिक का फियर है, फिर भी आप इस चीज को ओवरकम कर सकते हो। बेसिकली मैं आपका अरिथमेटिक का फियर निकालना चाहती हूँ। बहुत ज्यादा अरिथमेटिक नहीं आती है, क्लर्क का पेपर है, PO में आती है सही लेवल की, लेकिन क्लर्क का है तो आप ले जाओगे, आप कर ले जाओगे। एक मॉक टेस्ट पे बिल्कुल रिलाय मत रहना कि एक ही टेस्ट सीरीज खरीद ली है उसी पे रिलायड हो, ये नहीं। जितने भी फ्री मॉक्स, जिस साइट के फ्री मॉक मिल रहे हैं, सारे फ्री मॉक लगाओ। लाइव मॉक्स जो कंडक्ट होते रहते हैं, प्रैक्टिस मॉक में, ऑलिव बोर्ड में, गाइडली में, सब में लाइव मॉक कंडक्ट होते हैं, वो सब लाइव मॉक्स देते रहना। अब लाइव मॉक स्टार्ट हो जाएंगे, शायद अभी भी चल रहे होंगे बहुत सारे, और फ्री मॉक सारे साइट के लगा लो। बाकी 1-2 अच्छे ब्रांड परचेज करना, मैं आपको ब्रांड्स भी बताते रहती हूँ कौन से अच्छे परचेज करने लायक, तो वो आप परचेज कर सकते हो। एंड उनके साथ साथ मतलब आपको यही करना है कि अपने आप को फ्लेक्सिबल रखना है, अपने आप को वर्सेटाइल रखना है कि चीजें फटाफट आप हर तरह की चीजें बना रहे हो। लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बोल के जाऊंगी वो ये है कि डिसिप्लिन रहो।
2 महीने डिसिप्लिन रहोगे, आपका पूरा लाइफ चेंज हो जाएगा। 2 महीने कंसिस्टेंट रहोगे अपनी पढ़ाई को लेकर, खुद से झूठ नहीं बोलना है यार, खुद पे भरोसा करके खुद के साथ हमेशा ट्रू रहना है। खुद के साथ ये नहीं कर सकते कि खुद ही को धोखे पे रख रहे हो। अगर जिस दिन 5 घंटे भी पढ़े हो ना, खुद को एडमिट करो कि हाँ मैंने आज 5 घंटे ही पढ़ा, और खुद से फिर प्रॉमिस करके सो कि ठीक है आज 5 पढ़ा, कोई बात नहीं, आज मैं अच्छा फील नहीं कर रहा था, लेकिन कल आई विल ट्राई कि मैं 6 पढ़ूं, 7 पढ़ूं, 8 घंटे पढ़ूं। तो इस तरह से खुद को पुश करना है। 2-2.5 महीने का गेम है और उतना अच्छे से कर ले जाओगे, देन यू विल बी इन, पूरा करियर, पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। एक सरकारी नौकरी बहुत बड़ी चीज होती है किसी को मिलने के लिए, एंड अगर आपको मिल रही है तो मतलब लिटरली आपकी पूरी लाइफ चेंज करने का दम रखती है। तो बी ट्रू टू योर सेल्फ, अदरवाइज बाद में ये मत बोलना कि मैम मैंने सब किया था फिर भी नहीं हुआ। अगर आप ट्रू हो और आपने सब किया था फिर भी नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, डेस्टिनी आपके लिए कुछ उससे अच्छा सोची होगी, आप नेक्स्ट टाइम कुछ अच्छा कर ले जाओगे। लेकिन अगर आपने किया ही नहीं और आप जस्ट जाके बोल रहे हो कि मैं कुछ ऐसा बता दूं कि आपका कुछ अच्छा हो जाए, तो मेरे पास उसके अलावा कुछ नहीं है। हार्ड वर्क इज द ओनली थिंग विद स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क इज द ओनली थिंग दैट यू नीड टू डू टू अचीव एनीथिंग इन लाइफ और टू क्लियर एनी एग्जाम। एंड विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। यार एंड तक आयो, चैनल सब्सक्राइब करके जाना, उससे मुझे मोटिवेशन आती है कि मेरे साथ लोग कनेक्ट होते जा रहे हैं तो मैं और अच्छी चीजें लेकर आऊं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डाल दूंगी, वहां पे पीडीएफ ये वो शेयर करती रहती हूँ, तो जाके आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। इंस्टा में भी मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, आई विल ड्रॉप द लिंक बिलो। थैंक यू।